मैं जल्दी से बताने लगा हूँ इसमें कि एंटी डायरियल ड्रग्स किस तरह से हैं, इसकी सारी फार्माकोलॉजी। सबसे पहले डायरिया का हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट है कि क्रोनिक, क्योंकि स्टेटमेंट में वो ये पूछ सकते हैं कि अगर एक्यूट डायरिया तो उसमें हमने कौन से मेडिकेशन देनी है, और अगर क्रोनिक है उसमें कौन से देनी है। स्पेसिफाई तो यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट यूज़ करके फिर सोचना पड़ता है कि क्रोनिक किस में दें और वो जो एक्यूट है वो किस में दें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि ये क्रोनिक में या फिर ये एक्यूट में यूज़ हो सकती है। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले ये है कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि हमने उसकी कॉज को नहीं खत्म करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक जैसे डायरिया वो हो रहा है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो हमने बैक्टीरिया को नहीं खत्म करना, उस माइक्रोब को नहीं हमने खत्म करना, हमने उसकी वजह को नहीं खत्म करना, हमने वो जो चीज़ हो रही है ना, डायरिया जो हो रहा है, हमने उसको खत्म करना, तो वो नॉन स्पेसिफिक होती है। अब नॉन स्पेसिफिक क्या करेगी? सबसे पहले इसमें हमारे पास दो किस्म की आ जाती हैं। एक तो यही है जो हम नॉर्मली यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर है ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी हमने ORS बनाना है। इसमें WHO का सोल्यूशन इनफेलाइड। इसके अलावा इसमें किस तरह से बनाते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज और राइस पाउडर का, ये तो प्रैक्टिकल भी हुआ था, उसमें बताया था कि कितना कितना हम यूज़ करते हैं और उससे ORS सोल्यूशन बनाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? ORS सोल्यूशन क्या करता है कि जब सोडियम, क्योंकि सोडियम ORS के अंदर होती है, सॉल्ट्स है ना, तो सारे सोडियम है उसके अंदर। सोडियम क्या करती है कि जब सोडियम हमारे सेल्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब होती है, तो वो साथ में वाटर को भी अपनी तरफ ले आती है। जब वो वाटर को अपने साथ ले आती है तो वाटर हमारे ल्यूमन से निकल जाता है, और ल्यूमन से निकल के वो जैसे ही हमारे उसमें सेल्स में चला जाता है, तो ल्यूमन में क्योंकि वाटर नहीं है, और डायरिया क्यों होता है? क्योंकि स्टूल्स के अंदर वाटर की फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाला फ्लूइड क्योंकि सोडियम ORS की वजह से हमारे सेल्स में जा रहा है, तो वाटर जो था, जो फ्लूइड था उसका, जो डायरिया के अंदर था, वो सारा निकल गया स्टूल्स में से। वो निकल गया, मतलब स्टूल्स में ऐसे तो नहीं निकला, लेकिन जहाँ से वो GIT में से गुजरा था वहाँ से निकला और सेल्स में चला गया। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा था डायरिया में, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए थे साथ में। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म है। फिर हम आते हैं नॉन स्पेसिफिक के अंदर ही जो दूसरी है, एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी। अब पहले हमें पता हो कि डायरिया क्यों होता है। डायरिया असल में इस वजह से होता है कि मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जो हमारी GIT होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटाइल हो जाती है, क्योंकि GIT की मोटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना खाना हमारी GIT में से स्पीड में से गुजरेगा। जब वो स्पीड में से गुजरेगा उसको टाइम नहीं मिलेगा रीअब्जॉर्ब होने का, उसमें से फ्लूइड्स को रीअब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलेगा। जब फ्लूइड्स को रीअब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली सारा फ्लूइड जो है वो हमारा स्टूल्स के साथ लूज होगा। जब वो स्टूल्स के साथ जाएगा तो स्टूल्स के अंदर सारा फ्लूइड आएगा और वो डायरिया करेगा। इसी वजह से डायरिया के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है GIT की, और दूसरा और मोटिलिटी की वजह से क्या हुआ? मोटिलिटी की वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन थी वाटर की, फ्लूइड की, वो कम हो गई, जिसकी वजह से डायरिया हुआ है। इसके अलावा एंटी सिक्रेटरी, यानी कि उसके अंदर जो सिक्रीशंस हो रही थी, हम जो डायरिया होता है ना उसमें सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती हैं। जो GIT की सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे जिस मर्जी वजह से, वो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। जब सिक्रीशन ज़्यादा होती है, वो सिक्रीशंस भी स्टूल के अंदर ऐड हो रही है। एक तो पहली मोटिलिटी ज़्यादा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, साथ सिक्रीशन भी अंदर ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से उसके अंदर फ्लूइड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लूज स्टूल्स बनते हैं, जिसको हम डायरिया कहते हैं। अब हमने दोनों चीज़ों का हल निकालना है, तो हम दोनों चीज़ों का हल कैसे निकालेंगे? मोटिलिटी को कम करने के एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, और सिक्रीशन को कम करने के लिए एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है, इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओपियोइड्स एजेंट। सबसे पहले देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स सारे हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। जब हम मस्कुरेनिक सिस्टम, ये एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, क्योंकि जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो गया तो एसिटाइलकोलिन उसके ऊपर नहीं लगेगी और एसिटाइलकोलिन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा क्या कराता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि वो हमारी डाइजेशन कराता है। वो GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। जब GIT की मोटिलिटी कम हो गई, वही बात हमने कही, मोटिलिटी हमारा मकसद है या तो मोटिलिटी को कम करा दें या फिर हम सिक्रीशन को कम करा दें। तो यहाँ पे क्या करें? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कि वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमारा वो वर्क नहीं कर रहा। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का उसको इसने डिप्रेस करवा दिया है, क्योंकि इसी वजह से हम इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स, क्योंकि और एंटीस्पैज्मोटिक्स, क्योंकि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारी GIT को स्पैज्म उसका कराता है, GIT की मोटिलिटी करवाता है, GIT के अंदर कंट्रैक्शन कराता है, ताकि जो सारा फूड है वो GIT के थ्रू पास करे और एंड पे फिर हमारे स्टूल्स जो है वो स्टूल्स बन के निकले। इसमें मेडिसिन के नाम है एट्रोपिन, हायोसिन और ये बाकी जो भी नाम है वो सारी ये तो याद करने वाली, ये क्रैमिंग वाली चीज़ है। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट। अब क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करें कि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कम करें, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करें। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा इनहिबिट होगा तो उसके GIT के अंदर तो चलो इफेक्ट जो हमने करना था, यानी कि हमने मोटिलिटी डिक्रीज करनी थी, जिसकी वजह से हमारी डायरिया, क्योंकि मोटिलिटी कम की, मोटिलिटी जब हमने कम किया है तो हमारा जो फूड पास कर रहा है GIT में से उसकी स्पीड हो गई है स्लो। जब उसकी स्पीड स्लो हुई है तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि एब्जॉर्ब करने का टाइम GIT को ज़्यादा मिल गया। अब वो सारा उसमें से फ्लूइड जो है एब्जॉर्ब करेगी। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी फ्लूइड को, तो वो जो लूज स्टूल्स बन रहे थे, वाटरी स्टूल्स बन रहे थे, वो नहीं बनेंगे। लेकिन इसका दूसरा नुकसान क्या है कि हमने क्या किया कि हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डिप्रेस कर दिया। अब पैरासिम्पैथेटिक हमारा जो है वो सलाइवा प्रोडक्शन भी कराता है, क्योंकि वो GIT के सिक्रीशंस करवा रहे हैं ना, तो ड्राई माउथ होगा इसकी वजह से, क्योंकि सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो गई है। ब्लड विजन होगी, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इसका मैकेनिज्म होता है, इस पर डिटेल में नहीं जाते, उसकी वजह से ब्लड विजन होती है। कॉन्स्टिपेशन क्यों हुई है? क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ने क्या किया? GIT की मोटिलिटी को कम कर दिया। जब GIT की मोटिलिटी कम हुई है तो उसकी वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि हम साइड इफेक्ट की बात तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा डोज हो या फिर उसके पॉसिबल जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि GIT की मोटिलिटी को कम कर रहा है। अगर GIT की मोटिलिटी इतनी कम होगी कि हमारा खाना GIT में बहुत ज़्यादा देर के लिए रहे और उसमें से हम मैक्सिमम फ्लूइड को एब्जॉर्ब करवा लें, तो मैक्सिमम फ्लूइड जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? स्टूल्स जो है वो उनमें फ्लूइड बहुत कम हो जाएगा और स्टूल्स हमारे हार्ड होंगे और कॉन्स्टिपेशन होगी। और क्योंकि GIT की मोटिलिटी भी कम है तो स्टूल्स पास भी नहीं हो रहे, क्योंकि जो फूड है वो GIT के थ्रू मूव नहीं कर रहा। इसके बाद है यूरिन रिटेंशन, क्योंकि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो यूरिनेशन करवाता है। उसमें मतलब जो यूरिन हम पास आउट करते हैं, जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है तो उसमें हम यूरिनेशन करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ये नॉर्मल फंक्शन है। नहीं, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगा तो यूरिन रिटेंशन होगी। इसके अलावा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है, जबकि सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, तो क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक को इसने बाद ब्लॉक किया हुआ तो टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, जो कि सिम्पैथेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
ऑक्ट्रियोटाइड जो होता है ना वो सोमेटोस्टेटिन, इसको हम सेंडोस्टेटिन भी कहते हैं। ये जो होता है हमारे पास ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है, सोमेटोस्टेटिन जो है उसका एनालॉग है। एनालॉग का मतलब है कि उसको रिजेंबल करता है, उसकी तरह का होता है ये। अब ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये एक्चुअली क्या करता है कि सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता है उन हार्मोन्स को जो कि जीआईटी की सिक्रीशंस करवाते हैं। अब एंटी सिक्रीटरी है ना, तो एंटी सिक्रीटरी किस तरह है, जब हम सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग देते हैं, सिंथेटिक एनालॉग जिसको हम ऑक्ट्रियोटाइड कहते हैं या फिर ऑक्ट्रियोटाइड की कैटेगरी में जितने ड्रग्स आते हैं, अब ये क्या करते हैं कि ये सोमेटोस्टेटिन को रिजेंबल करते हैं, तो ये वही एक्शन करते हैं जो सोमेटोस्टेटिन करता है। अब ये क्या करेंगे कि ये सोमेटोस्टेटिन वाला काम करेंगे और ये सिक्रीशन को कम करेंगे, यानी कि उन हार्मोन्स को ये इनहिबिट करेंगे जो कि जीआईटी की सिक्रीशन करवाते हैं। इसको हम क्यों यूज करते हैं, फॉर द डायरिया विच इज कॉज्ड बाय शॉर्टगट सिंड्रोम। ये चीजें जो है वो पूछ सकते हैं ना कि अगर ऐसा कोई सिंड्रोम है तो उसके लिए हम कौन सा मेनली प्रेफरेबल हम कौन सा यूज करेंगे ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ द कार्सिनोइड्स। और बाकी ये जो भी है आपने मतलब इसको सिर्फ इस तरीके से याद करना है कि आपको पता हो कि अगर ये वाली कंडीशन होंगी तो उसमें हम प्रेफरेबली जो है वो ऑक्ट्रियोटाइड्स देंगे। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि ये जो ऑक्ट्रियोटाइड है ये सोमेटोस्टेटिन की तरह का होता है, उसका एनालॉग है। और वो क्या करता है कि वो उन हार्मोन्स को इनहिबिट कराता है जो जीआईटी की सिक्रीशन करवा रहे थे और जो जीआईटी के अंदर मतलब जो जीआईटी को सारा चला रहे थे। अब हमने उन्हीं हार्मोन्स को, अगर ये जो ड्रग है उन हार्मोन्स को ये बंद कर देता है तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे कि जीआईटी की सिक्रीशन नहीं हो रही तो जीआईटी डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगा, जीआई डिसफंक्शन। इसके अलावा इस वजह से क्योंकि इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड पेरेंट्रली, अब इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है लेकिन पेरेंट्रली होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि एक तो ये इसका जो मोड ऑफ इंजेक्शन, जिस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, उसके अलावा ये जो ड्रग इटसेल्फ इस तरह का होता है, इसकी कंपोजिशन ऐसी होती है कि जहाँ पे लगता है वहाँ पे उस साइड पे इंजेक्शन जहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पे पेन होती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एब्जॉर्बेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है पेक्टिन और कॉटिन। अब आपको पता है कि जो पेक्टिन होता है वो उसी तरह का है जैसे हमारे पास सेलुलोज काम करता है, यानी कि बल्क स्टूल बनाता है। अब ये क्या करता है, पेक्टिन असल में क्या करेगा कि जब हम पेक्टिन देंगे तो पेक्टिन बॉडी से निकल जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये अपने साथ साथ जो सारा फ्लूइड है ना उसको एब्जॉर्ब करके निकलेगा। यानी जो हमारे स्टूल्स में जो सारा फ्लूइड जा रहा था ये उस फ्लूइड को अपने साथ लेगा और निकल जाएगा, ताकि जो हमारे स्टूल्स हैं उनमें से फ्लूइड कम हो और जो डायरियल जो लूज स्टूल्स थे ना वो खत्म हो। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह क्योंकि ये पेक्टिन एक हमें पता है कि ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर पेक्टिन जो है ना वो नॉन टॉक्सिक है और ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता। ज़ाहिर है जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये टॉक्सिसिटी भी कम दिखाएगा, तो नॉन टॉक्सिक है और एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। मैकेनिज्म क्या है, वही जो मैंने बताया कि एब्जॉर्ब करता है फ्लूइड्स को, इवन फ्लूइड्स के साथ साथ ये टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को भी एब्जॉर्ब करता है और बॉडी में से निकल जाता है। और स्टूल्स में जो फ्लूइड जा रहा था उसको भी अपने साथ खींच के ले जाता है, ताकि जो हमारे जो फ्लूइड्स हैं उनमें जो हमारे स्टूल्स हैं उनमें जो फ्लूइड था जिसकी वजह से वो डायरियल कंडीशन में आ रहे थे तो उसको वो खत्म कर दे। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। बिल्कुल जैसे ये मेनली ये बल्क नहीं, लेकिन ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लूइड को। ये क्या करते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ये एब्जॉर्ब भी करते हैं और ये बल्क को भी इंक्रीज करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये मिथाइल सेलुलोज हो गया इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है सेलुलोज होता है वो स्टूल को बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल भी आ जाता है। ये दो होते हैं, मिथाइल सेलुलोज और कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल। ये क्या करते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर स्टूल्स में नहीं जाएगा और स्टूल्स डायरियल नहीं होंगे और स्टूल का जो बल्क होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसका यूज हम करते हैं क्रोनिक डायरिया में। अब ये बात जरूरी है, अब अगर एमसीक्यूज इस तरह का भी आ सकता है कि क्रोनिक डायरिया में हम प्रेफरेबली कौन सा यूज कर रहे हैं, तो उसमें बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। वैसे ये एमसीक्यूज एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना वो एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से ड्रग्स किस तरह से यूज करना है। ये जो नोट्स है ना ये बेसिकली ओवरव्यू दे रहे हैं कि ड्रग्स कैसे हैं, ड्रग्स काम कैसे करते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ताकि ईजी हो याद करना। अच्छा, क्रोनिक डायरिया कहाँ पे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कंडीशन होती है ना हमारी जीआईटी की, तो उसके अंदर हम क्रोनिक डायरिया के केस में ये दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास बिस्मथ सैलिसिलेट्स क्या करते हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को कम करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की जब ये सिक्रीशन को कम करते हैं ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मली क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना वो सिक्रीशंस करवाता है जीआईटी में। इसके अलावा वो जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। तो हमने वही बात है, इन दोनों चीज़ों को कम करना है। तो ये जो बिस्मथ होता है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होने वाली जो सिक्रीशन है और जो ये जीआईटी की जो मोटिलिटी को इंक्रीज करता है उसको ये इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा ये क्लोरीन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है बिस्मथ, क्योंकि जो क्लोरीन है जब वो सिक्रीट होती है ना ल्यूमेन के अंदर, तो वो अपने साथ साथ जो वाटर होता है उसको भी ल्यूमेन में लेके जाती है। जब वाटर ल्यूमेन में चला गया तो जो स्टूल्स हैं वो डायरियल हो जाएंगे, तो इसी वजह से ये क्लोरीन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करती है। इसके अलावा ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है जीआईटी में, साथ ही साथ ये टॉक्सिन्स के साथ भी बाइंड करती है और ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है इसका एच पाइलोराई के ऊपर। एच पाइलोराई असल में वो है जो कि गैस्ट्राइटिस करवाता है। गैस्ट्राइटिस के केस में भी हमें डायरिया देखने को मिल सकता है, तो इसके साथ साथ एच पाइलोराई को भी उसके ऊपर भी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखता है और ये इवन एब्जॉर्ब भी हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि इसका एक जो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर। इसके एडवर्स इफेक्ट है टाइनेटस, इसकी वजह तो नहीं पता लेकिन ये रिंगिंग ईयर्स होते हैं, यानी कि हमें कानों में ना बगैर किसी सराउंडिंग वॉइस के भी कानों में आवाज़ आती रहती है। इसके अलावा क्योंकि ये जो बिस्मथ सैलिसिलेट्स ये बॉडी में जाके बिस्मथ सल्फाइड बनाते हैं और बिस्मथ सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, तो ये टंग को ब्लैक स्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूल्स को ब्लैक स्टेन कर सकते हैं। तो अब ये भी वो दे सकते हैं एमसीक्यूज के, एक बंदा था उसने एंटी डायरियल ड्रग लिया, उस एंटी डायरियल ड्रग के बाद उसे ब्लैक स्टूल्स आना शुरू हो गए, तो उसने कौन सा ड्रग लिया होगा, तो उसने बिस्मथ सैलिसिलेट्स यूज़ किए होंगे। अच्छा, एक यहाँ पे रह गया था बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रेजन क्या होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रेजन असल में करते हैं कि ये यूज होता है बाइल सॉल्ट डायरिया क्या होता है। बाइल सॉल्ट डायरिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो बाइल सॉल्ट है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होता। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होता तो बाइल एसिड की जो बाइल एसिड्स है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होते, उनकी मेल एब्जॉर्प्शन होती है। जब बाइल एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो बाइल एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, इनके बाइल एसिड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगी। जब बाइल एसिड्स की अमाउंट इंक्रीज होती है ना तो बाइल्स क्या करते हैं कि वो कोलोन में जाके स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन को, वो कोलोन की सिक्रीशन ज़्यादा कर देते हैं, कोलोन की मोटिलिटी ज़्यादा कर देते हैं, जो कि अगेन डायरिया कोज करती है। क्या इसकी सारी कंडीशन है बाइल सॉल्ट डायरिया, जिसको हम क्रोन्स डिजीज भी कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर कि बाइल किसी भी वजह से बाइल, इस डिजीज की ये मैनिफेस्टेशन है कि बाइल एसिड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। जब बाइल एसिड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बाइल जो है हमारा कोलोन तक पहुंचेगा और वहां पे जाके स्टिमुलेट करेगा कोलोन को कि वो सिक्रीशन करवाए और मोटिलिटी को इंक्रीज कर दे, जिसकी वजह से डायरिया होता है। अब हमने इसी चीज़ को इनहिबिट करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो बाइल स्टिमुलेट करी थी कोलोन को, इसको हम बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रेजन
मतलब ये जो बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रेजिन है ना, ये बाइल सॉल्ट्स को अपने साथ बाइंड कर लेगा। जब उसको बाइंड करेगा तो वो जो उनको एब्जॉर्ब करवा देगा। जब उसको एब्जॉर्ब करवा देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो बाइल है वो कोलोन तक नहीं पहुंचेगी और वो अपना जो इफेक्ट है वो नहीं कर पाएगी, और जो बाइल सॉल्ट इंड्यूस्ड डायरिया था वो कम हो जाएगा। इसमें ये मेडिसिन जिनके नाम लिखे हुए हैं, ये सारे जो हैं ये नाम वो क्रैमिंग वाले ही हैं। इसके बाद अब आता है हमारा मेन ड्रग, जिसमें है ओपियोइड एजेंट्स। अब ओपियोइड एजेंट्स को एक इसके नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। अच्छा, ओपियोइड एजेंट्स क्या होते हैं? ओपियोइड असल में क्या है? ओपियोइड एक पहले ही मतलब ये हल्का फुल्का सा ना, ये उसमें सिडेटिव के तौर पे भी यूज़ होता था, और ये थोड़ा सा जो कह लें कि नशे के तौर पे भी यूज़ होता था। ओपियोइड असल में ना पुराने वक्तों में लोग इसलिए यूज़ करते थे अपनी डायरिया को, अपनी जीआईटी को कंट्रोल करने के लिए, और जैसे ही वो ओपियोइड को छोड़ते थे तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती थी। बल्कि इसके साथ भी इनके एडवर्स इफेक्ट भी ये थे कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ओपियोइड वो लोग लेते थे अपनी जीआईटी को, मतलब उनको अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उस टाइम उनको थोड़ी पता था, लेकिन अगर उनको जीआईटी के अंदर पेन होती थी या जीआईटी के अंदर उनको डायरिया होता था, ऐसी कोई भी केस होता था, तो वो या तो सिगरेट्स का यूज़ करते थे या फिर ओपियोइड यूज़ करते थे। तो ओपियोइड से वो कहते थे कि हमारी जो जीआईटी है ना वो ठीक हो रही है। अब ये बताने का मकसद ये है कि ये याद रह जाएगा इस तरीके से। ओपियोइड के अंदर जितने भी है ना, ओपियोइड के साइड इफेक्ट्स भी यहीं से याद होंगे, क्योंकि ओपियोइड एक नशा था, बेशक माइल्ड था। ओपियोइड असल में क्या करता है कि सिडेटिव, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स ही होंगे कि ना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, उसकी वजह से मजीद इफेक्ट हमें आएंगे, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह। इसके अलावा ओपियोइड जो है वो कॉन्स्टिपेशन करेगा। वो कैसे करता है हम देखते हैं। ओपियोइड्स नॉर्मली क्या, ओपियोइड जो होता है, ओपियोइड एगनिस्ट का मतलब यह है कि वो वाले ड्रग्स जो कि बॉडी के अंदर ओपियोइड के रिसेप्टर्स पे जाके लगेंगे और ओपियोइड की तरह ही काम करेंगे। यानी हम जाहिर सी बात है, हम किसी पेशेंट को उठा के ओपियोइड तो नहीं ना दे सकते, वो तो पुराने वक्तों में लोग डायरेक्ट ओपियोइड यूज़ करते थे। हम ओपियोइड का लैब में बना हुआ एक मॉडरेट था, एक जिसका इफेक्ट उतना ज़्यादा ना हो जितना ओपियोइड का होता था, वो वाला हम देंगे, एगनिस्ट देंगे, जो कि होगा ओपियोइड की तरह ही, लेकिन वो ओपियोइड से माइल्ड होगा, और वो हम सिंथेटिक यानी कि लैब में बनाएंगे, तो उसे हम कहते हैं ओपियोइड एगनिस्ट। ये बॉडी में ओपियोइड रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करेगा, और जो इफेक्ट ओपियोइड करता था वही वाला इफेक्ट करेगा। ओपियोइड क्या इफेक्ट करता है पहले मैं वो बताता हूँ। ओपियोइड हमारी बॉडी के अंदर जो मोटिलिटी होती है ना जीआईटी की, उसको कम करता है, और जो सिक्रीशंस होती हैं उसको कम करता है। वही एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी वाले काम कर रहा है, जिसकी वजह से डायरिया हमारा ट्रीट होगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ओपियोइड एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, तो ये जो मोटिलिटी और सिक्रीशन को कम करेगा, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि जब मोटिलिटी कम होगी तो जो हमारा जीआईटी के अंदर जो फूड पास कर रहा है उसको रिटेन हो जाएगा ज़्यादा देर के लिए, वो बड़ा स्लो जीआईटी में से पास करेगा, और बॉडी को टाइम मिल जाएगा, जीआईटी को टाइम मिल जाएगा कि उसमें से मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करे। जब उसमें से मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो स्टूल है उसमें से सारा फ्लूइड निकल गया, पहली बात, जिसकी जो कि स्टूल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। दूसरी बात, क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी स्लो है तो स्टूल्स को पास करना भी मुश्किल हो गया, तो ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा क्योंकि मैंने बताया कि ओपियोइड एक नशा है, तो ओपियोइड जो होता है ना वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह की चीज़ें भी करवाता है, और सिडेशंस भी करवा सकता है। बेशक हम इसकी मेडिकेशन बनाते हैं जो कि माइल्ड होती है, अगर हम उसको भी बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट में भी यही चीज़ आती है कि वो सिडेट करना शुरू कर देता है पेशेंट को। इसमें हमारे पास काफ़ी किस्म के ड्रग्स आते हैं, काफ़ी कैटेगरीज में। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेसोड्रिल। ये इसकी ऐसी कोई प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब ये है कि ये एक प्रोड्रग वो ड्रग होती है जो हम जिस फॉर्म में देते हैं वो उस फॉर्म में नहीं जाके काम करती, वो पहले अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज होती है, उसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है वो फिर बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये प्रोड्रग है, जैसी बॉडी में जाती है तो कन्वर्ट होती है अपनी एक्टिव फॉर्म में थायरोफान में। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, थायरोफान है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि थायरोफान किस ड्रग की एक्टिव फॉर्म है। अच्छा, अब ये जो थायरोफान है ये क्या करती है कि ये एनकेफ्लिन एक मॉलिक्यूल है। एनकेफ्लिन क्या करता है कि एनकेफ्लिन नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो सिक्रीशंस है ना उसको कम करता है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सिक्रीशंस को कम करता है, ये मोटिलिटी को, जीआईटी की मोटिलिटी को ये कम करता है। एनकेफ्लिन हमारी बॉडी में एंजाइम होता है, एनकेफ्लिनेज एंजाइम होता है, जो कि इस एनकेफ्लिन को हम खत्म करता है ताकि ये नॉर्मल अमाउंट में रहे। ये ना हो कि ये जीआईटी की जो मोटिलिटी है उसको कम करता रहे, उसकी सिक्रीशंस को कम ही करता रहे, क्योंकि होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बॉडी ने, तो इसीलिए नॉर्मली इसकी नॉर्मल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए एनकेफ्लिनेज एंजाइम पड़ा होता है जो कि इसकी डिग्रेडेशन करवाता रहता है ताकि इसकी सिर्फ नॉर्मल अमाउंट ही रहे बॉडी में। लेकिन इन केस ऑफ डायरिया जब हम ये वाला ड्रग देते हैं तो वो ड्रग क्या करता है कि ये जो एंजाइम है एनकेफ्लिनेज एंजाइम, इसको वो इनहिबिट करा देता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है तो एनकेफ्लिन की अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। एनकेफ्लिन क्या करता है कि एनकेफ्लिन एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन को कम कराता है। जब एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन कम होगी तो क्योंकि नॉर्मली एसिटाइलकोलिन जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा रही थी, अब क्योंकि एनकेफ्लिन ने एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन को कम कर दिया तो जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी, और जब जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी, सिक्रीशन कम हो गई, तो अल्टीमेटली जो डायरिया है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो ओपियोइड एगनिस्ट है वो है डाइफेनॉक्सिलेट। डाइफेनॉक्सिलेट को हम लोमोटिल भी कहते हैं। डाइफेनॉक्सिलेट जो होता है ना वो सिंथेटिक मॉर्फिन एनालॉग है, यानी कि ये ओपियोइड का तो एनालॉग है, यानी ओपियोइड एगनिस्ट है। सो ओपियोइड एगनिस्ट का मतलब ये है कि ये ओपियोइड के रिसेप्टर जो है ना बॉडी में उस पर जाके लगता है और ओपियोइड वाले ही काम करवाता है। लेकिन ये रिजेंबल किससे करता है? ये रिजेंबल मॉर्फिन से करता है, यानी कि मॉर्फिन भी जाके ओपियोइड के रिसेप्टर के ऊपर लग सकती है। तो हमने मॉर्फिन का एक एनालॉग जो कि मॉर्फिन को रिजेंबल कर रहा है वो है डाइफेनॉक्सिलेट, वो हमने दिया और वो ओपियोइड के रिसेप्टर्स पे जाके लगा और उसने ओपियोइड वाले काम कराए, जैसे बाकी ओपियोइड एगनिस्ट करा रहे थे। लेकिन इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये मॉर्फिन का एनालॉग क्यों है। मॉर्फिन का एनालॉग इसलिए क्योंकि मॉर्फिन को रिजेंबल करता है, सिंथेटिक फॉर्म है मॉर्फिन की, लेकिन ये ओपियोइड का एगनिस्ट है, यानी कि ओपियोइड के रिसेप्टर के ऊपर जाके काम कर सकता है। फिर इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? इसकी एक्टिव फॉर्म होती है डाइफेनॉक्सिन मोटोफिन। ये भी अब एक एमसीक्यू है। अब आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट पे। इसके हमने बल्कि लोप्रामाइड भी करना है। हाँ, अच्छा, एडवर्स इफेक्ट किसके क्या होंगे? एडवर्स इफेक्ट इसका होता है नोजिया, वोमिटिंग, सिडेशन, कॉन्स्टिपेशन। मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होते हैं। मैंने बताया था कि जो ओपियोइड होता है वो एक नशे के तौर पे यूज़ होता था शुरू में, तो क्योंकि ये एक
बेशक ये इसकी माइल्ड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसके बहुत ज़्यादा डोजेज कर देंगे या जो इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं उसके अंदर आता है हमारे पास नोजिया, वोमिटिंग। इन दोनों चीज़ों की क्या वजह है? ये जो होता है ना ओपियोइड एगोनिस्ट, ये क्या करते हैं कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं कि वो नोजिया और वोमिटिंग कराता है, जो कि नॉर्मली किसी भी एक सेडेटिव को लेके जो हमें पॉसिबल है उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी माइल्ड फॉर्म है तो ये वाले इफेक्ट्स हमें तभी प्रोड्यूस होंगे जब हम बहुत ज़्यादा डोजेज इसके ले लें या फिर जो इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। इन एनी केस एडवर्स इफेक्ट किस केस में प्रोड्यूस हो सकते हैं? फिर आता है सिडेशन। सिडेशन मैंने पहले बताया, क्योंकि ये ओपियोइड का ये एगनिस्ट है तो ये अल्टीमेटली सिडेशन तो ये करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि ओपियोइड क्या थी? ओपियोइड एक सेडेटिव थी। कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि इसने जो जीआईटी की मोटिलिटी है उसको कम कर दिया, मोटिलिटी कम हुई, फूड ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा जीआईटी में, और जीआईटी में जब वो रिटेन रहेगा उसमें से सारा फ्लूइड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, स्टूल्स हार्ड होंगे, और जीआईटी की मोटिलिटी कम है तो स्टूल्स पास भी नहीं होंगे इजीली, तो कॉन्स्टिपेशन। और वही बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसके दूसरे भी इफेक्ट हैं जिसकी वजह से ही नोजिया और वोमिटिंग होती है। फिर आता है हमारे पास लोप्रामाइड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोप्रामाइड का दूसरा नाम इमोडियम भी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे लिखा वैसे कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ट्रैवलर्स डायरिया यानी कि जो जिनको ट्रैवलिंग के दौरान डायरिया होता है, मतलब अगर आपको सडन डायरिया होता है ना तो उसको ट्रीट करने के लिए ये बेस्ट होती है लोप्रामाइड का फास्टर ऑनसेट है, यानी कि बहुत जल्दी ये काम करती है, काफ़ी देर तक इसका इफेक्ट रहता है और इसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स हैं अगर हम ओपियोइड एगनिस्ट की बात करें उसके अंदर, इन कंट्रास्ट टू डाइफेनॉक्सिलेट। ये डाइफेनॉक्सिलेट के मतलब के मुकाबले में इसके साइड इफेक्ट्स कम है। इसका एडवर्स इफेक्ट भी वही होगा क्योंकि ये भी ओपियोइड का एगनिस्ट है, इसके भी एडवर्स इफेक्ट सेम डाइफेनॉक्सिलेट वाले हैं, लेकिन इसके इफेक्ट्स डाइफेनॉक्सिलेट से ज़रा कम होते हैं। सीएनएस डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन और ये लास्ट वाला पता नहीं क्या है, लेकिन ये है जो भी है। तो बाकी जो दूसरे जो ड्रग्स हैं ओपियोइड एगनिस्ट उनमें कोडीन आ जाती है, और बाकी ये जो दो नाम लिखे हुए हैं। तो स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल, अच्छा स्पेसिफिक हमने एंटी स्पेसिफिक का सारा पढ़ लिया ना, अब है स्पेसिफिक हुआ है जो कि जड़ से खत्म करेंगे, यानी कि जो उसकी जो जड़ है ना, जो वजह है उसकी, खास तौर पे क्रोनिक कंडीशंस के अंदर जो हमारे ऐसी कोई मतलब जो वजह बन रही है जो कि हमारे जीआईटी में ये सारा डायरिया करवा रही है, हमने उस वजह को खत्म कर देना है। और नॉर्मली मोस्टली ये वजह होती है हमारे माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरियाज, तो हमने एंटी माइक्रोबियल्स देनी है जिसमें बेसिकली ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल्स आ जाती हैं जो कि स्पेसिफिकली उस वजह को खत्म कर देंगी जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। नॉन स्पेसिफिक तो उस यानी कि देखें ना, डिजीज़ के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो जो डिजीज़ की कॉज है और जो डिजीज़ कॉज कर रही है, और इसके अलावा जो डिजीज़ हो रही है। अब डायरिया में क्या है कि डायरिया के अंदर मोटिलिटी बढ़ गई थी और एब्जॉर्ब जो थी सिक्रीशन थी वो बढ़ गई थी। अब हमने दोनों चीज़ों को तो कम कर दिया है, लेकिन ये बढ़ी किस वजह से थी सिक्रीशन और मोटिलिटी किस वजह से बढ़ी थी, हमने उस चीज़ को खत्म करना था, वो स्पेसिफिक ड्रग्स आ गए। उसमें हमारे पास है सोल्मोनेला, शिगेला, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये बड़ी फेमस ड्रग्स हैं। सिप्रोक्सिन और एजोमेक्सी हम यूज़ करते हैं इसके लिए, एंटी बैक्टीरियल्स हैं। ये एजिथ्रोमाइसिन, इनका मतलब कि अगर हम देखें तो साइंटिफिक नेम एजिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। इसके मतलब कि कहने का मकसद है ये अगर तो यानी कि जब हम टेस्ट कराएंगे लैब टेस्ट और हमें पता चलेगा कि ये सोल्मोनेला की वजह से था तो उसके अगेंस्ट हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे और एजिथ्रोमाइसिन देंगे। अगर हमें पता चले कि पॉजिटिव एजेंट जो है वो कंपाइलोबैक्टर है तो हम कंपाइलोबैक्टर के अगेंस्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है कोट्रीमैक्सोल ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें पता चले लैब टेस्ट से कि हमारे जो ये वजह है वो है कॉलरा, तो हम कॉलरा के अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं या फिर ये सिग्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें अगर पता चले लैब टेस्ट से कि हमें ये एमीबास की वजह से हो रही है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट ये मेट्रोनिडाजोल यूज़ कर सकते हैं या फिर ये डायलॉक्सिनाइड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और ड्रग है, ये इसका नाम नहीं मुझे पढ़ना आ रहा, सिप्रोरिफिक्साजिटर, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये स्पेसिफिक के अंदर यहाँ पे यही वाले सवाल वो पूछ सकते हैं, अगर ये वाला अगर पॉजिटिव एजेंट है उसके अगेंस्ट हम कौन सा ड्रग यूज़ करें, ये अगर पॉजिटिव एजेंट है उसके अगेंस्ट कौन सा यूज़ करें, अगर कॉलरा है उसके अगेंस्ट कौन सा यूज़ करें, और अगर अमीबास हैं तो उसके अगेंस्ट हम कौन सा यूज़ करें। तो ये था पूरा एंटी डायरियल ड्रग्स का, जिसका नोट्स का क्रेडिट जाता है मारूफ नदीम को।